गुड इवनिंग। अभी तक बेटा हमने इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा, हमने वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पढ़े, हमने एसिड बेस के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, वीक कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा। अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ओस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। बेसिकली ये जो ओस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ है ये आपको बताता है अल्फा और कंसंट्रेशन के बीच का रिलेशन। ठीक है, और बड़ा सिंपल सा लॉ है, और ये लॉ केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कोई बात नहीं करता। तो ये लॉ जो है ये किसके लिए है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख लीजिए ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? अब ये लॉ, पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, बाकी कहानी बाद में समझेंगे। तो सिंपल सा स्टेटमेंट है इसका, ये कहता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट will undergo complete ionization only at infinite dilution. बस स्टेटमेंट तो इतना सा है। अब इसका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। हाँ, और पहले मैंने आपसे कह दिया कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, उसका तो कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो समझने के लिए ओके हम ले रहे हैं फॉर बाइनरी, स्टार्टिंग यहीं से कर रहे हैं, फॉर बाइनरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये सब बात हम कर चुके हैं, बस आज जो है उसका एक इक्वेशन बनाएंगे। हाँ, हमने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट जो हमारा आया था वो C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा आ गया था। ये हमने लास्ट क्लास में देखा, लास्ट क्लास के बहुत बार हम इसे देख चुके हैं। ठीक है, अब आपने कहा अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब अल्फा जो है वो आपका 1 से बहुत कम हो गया, बहुत छोटा हो गया। तो जब ये 1 से कम हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि 1 माइनस अल्फा हमारा ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक, अगर ऐसा है तो आप लिख सकते हैं के इक्वलेंट इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, बिकॉज 1 माइनस अल्फा की जगह आपने 1 पुट कर दिया। बस यही आपका ओस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ है, के इक्वलेंट इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं अल्फा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बेटा अंडर रूट के इक्वलेंट बाय C। ठीक है, या यहां से आप कह सकते हैं अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट C, बिकॉज के इक्विलिब्रियम कहिए, के ए कहिए, के बी कहिए, जो भी आपका हाँ कांस्टेंट जो है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो तो फिक्स है ना। एक टेम्परेचर आपने फिक्स कर दिया तो फिक्स हो गया। तो ये जो कहानी बनी, अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ये डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा, हाँ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है, 1 बाय रूट C के प्रोपोर्शनल होगा। तो जितना आपका कंसेंट्रेशन कम होता जाएगा उतना आपका अल्फा इंक्रीज होता जाएगा। ये बात कुछ समझ में आई? बस इतनी सी कहानी है ओस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। डाइल्यूट करेंगे तो कंसेंट्रेशन कम होगा, कंसेंट्रेशन कम होगा तो अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एक मिनट, कुछ स्पेलिंग गड़बड़ होगी। हाँ, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन फॉर बाइनरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, पूरा ही लिख लेना, इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय कंसेंट्रेशन का रूट। ठीक है, बस इतना सा है। अब इस पे क्वेश्चन मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। उसमें यह है कि आपका अल्फा
जो हम स्मॉल ले रहे हैं, कब हमें वो स्मॉल कितना लेना है, 1 माइनस एल्फा, ये कब लेना है, ये वाला सारा फैक्टर होगा। ठीक है, उससे जस्ट पहले एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा। थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं, फिर अल्फा की बात करेंगे। ठीक है, कि छोटा क्या है और बड़ा क्या है। फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा, तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है बेटा टेम्परेचर। इन बड़ी कॉमन सेंस की चीजें, सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन है तो अल्फा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? फॉरवर्ड रिएक्शन अगर हो रही है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, अल्फा इंक्रीज कर रहा है, डिसोसिएट हो रहा है ना, तभी तो अल्फा इंक्रीजेस। अगर आपकी शिफ्टिंग इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो अल्फा इंक्रीज करेगी, और बैकवर्ड में अल्फा डिक्रीज करेगा। ये बात समझ में आई? कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, अगर वो 100% डिसोसिएट हो रहा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कभी भी आप इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डालेंगे तो बेटा ध्यान रखना, ये जो प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डालने पर एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। लिख लीजिएगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस प्रोसेस moves in forward direction। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आपका अल्फा इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करने पे, रिवर्स लिख लीजिएगा, टेम्परेचर डिक्रीज करने पे आपका अल्फा डिक्रीज होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। सेकंड पॉइंट जिस पे आपका अल्फा डिपेंड करता है वो है ओके, इसको ऐसे लिखिए, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिख लीजिए, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आपको पता है कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब 100% आयनाइजेशन। याद आया? मैंने आपसे कहा था कि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयनाइजेशन अल्फा की वैल्यू को पढ़ेंगे ही नहीं, वो तो सीधे हमें पता है 1। हाँ बिल्कुल, तो उसके लिए के जो है वो इनफाइनाइट आ जाता है। अब अगर हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है आपका वो पार्शियल आयनाइजेशन होता है, और अगर पार्शियल आयनाइजेशन हो रहा है दैट मींस अल्फा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में कहीं आ रही हो। क्लियर है? तो कितना वीक है इस पे डिपेंड करेगा, और भी बहुत सारे फैक्टर्स आगे आएंगे, बट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी आपका अल्फा डिपेंड करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है, ये है आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब बेटा एक यहाँ पे टर्म आएगा, ऑल्दो उसको हम वैसे तो फिजिक्स में क्लास 12th में पढ़ेंगे, वो है आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बट थोड़ा सा जितना आपकी समझ में आ जाए उसके लिए मैं यहाँ पे आपको इसकी नॉलेज दे दे रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास कोई दो चार्ज हैं, Q1 और Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस है R, और अभी हमने कहा कि ये हमारे पास वैक्यूम या एयर में है। ठीक है, तो वैक्यूम में हमारे पास दो चार्ज रखे हुए हैं, तो जो इन दोनों चार्जेस के बीच फोर्स लगता है, अगर दोनों अपोजिट हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, प्लस माइनस अगर हैं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड मैं आपको बता रहा हूं,
ये एक कांस्टेंट होता है 1/4πε0। अभी परेशान मत होइएगा, इसको आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये बिल्कुल उसी तरह का फॉर्मूला है जैसा आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, फोर्स बिटवीन टू मास Gm1m2/r²। याद आया? तो यहां मास की जगह चार्ज है और r उनके बीच का डिस्टेंस है। अच्छा, अब अगर आपने वैक्यूम की जगह कोई मीडियम ले लिया बेटा, ये इस तरह से यहां पे आपके पास ये मीडियम आ गया। अब जैसे आप सॉल्वेंट डाल रहे हैं तो सॉल्वेंट में मीडियम हो गया ना, सॉल्वेंट ने क्या काम किया? मीडियम का काम किया। तो आपका जो फोर्स होता है वो रिड्यूस हो जाता है। आप चाहें तो लिख लीजिए, इन मीडियम फोर्स रिड्यूस। तो F मीडियम जब मैं लिखूंगा तो वो मैं लिखूंगा 1/4πε0, एक कांस्टेंट आता है K, और K आपका 1 से बड़ा होता है किसी भी मीडियम के लिए। ठीक है, एयर और वैक्यूम के लिए 1 होगा, Q1 Q2/r²। ये बात समझ में आई? तो मीडियम क्या करता है? मीडियम अट्रैक्टिव फोर्स को रिड्यूस कर देता है। मीडियम अट्रैक्टिव फोर्स को रिड्यूस कर देता है। ठीक, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोर वैल्यू ऑफ के। के जो है वो है आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, नाम आपको पता रहना चाहिए। अभी चिंता मत कीजिए, 12th में बहुत डिटेल में इसमें पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो मोर वैल्यू ऑफ के, आप कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा वैल्यू के की होगी उतने आपके लो वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऐसे लिख दूं। बात समझ में आई? यही बताया मैंने आपको। मोर वैल्यू ऑफ के मींस लो वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जितना अट्रैक्शन कम होगा, अब यहां पे जो मैंने आपको Q1 Q2 दिखाए, एक्चुअली वो क्या थे? अरे आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट में प्लस और माइनस अट्रैक्शन हो रहा है, आपने मीडियम में डाला, वो कम हो गया। सॉल्वेंट ने उसके बीच के अट्रैक्शन को अगर कम कर दिया तो क्या होगा? इजीली आयनाइज हो जाएगा। ठीक है, यस। तो लो वैल्यू ऑफ फोर्स यहां पे आप लिख सकते हैं हाई डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, ज्यादा आयनाइज हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि ये के क्या है। ओके, तो यहां पे आप सिंपली अभी बस इतना याद रखिए, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन is proportional to K. K is a dielectric constant. जितना ज्यादा K होगा उतना ज्यादा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बेटा, डाइल्यूशन। लॉ ही इस बारे में था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मान लीजिए डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया? भाई आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, आपने उसमें उठा के 1 गिलास पानी डाल दिया, 1 लीटर डाल दिया, चलिए ऐसे कर दीजिए, क्वांटिफिकेशन कर लेते हैं। ओके, तो आप क्या कर रहे हो? अगर आप डाइल्यूशन को इंक्रीज कर रहे हो, डाइल्यूशन इंक्रीजेस, इसका मतलब क्या हो गया बेटा? आप सिंपली कह सकते हो अभी आपने वाटर को इंक्रीज किया। ठीक है, डाइल्यूशन का मतलब ये आ गया आपका, सिंपल मेन जो आपका आएगा। अच्छा, वाटर इंक्रीज करने से कंसेंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल सही बात, कंसेंट्रेशन आपका डिक्रीज कर जाएगा। क्या बात है? तो आपने कहा सर कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर गया। अभी अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√c। ठीक है, तो कंसेंट्रेशन अगर डिक्रीज किया तो अल्फा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। यही तो था ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। जितना आप कंसेंट्रेशन कम करेंगे या डाइल्यूशन को इंक्रीज करेंगे उतना आपका अल्फा बढ़ता चला जाएगा। ध्यान है? ओके, सो अल्फा इंक्रीजेस व्हेन डाइल्यूशन इंक्रीजेस। ऐसे लिख लीजिए इसको। और कई बार इसमें ना एक ग्राफ पूछ लेते हैं, ग्राफ बिटवीन
अल्फा एंड रूट सी। एक्स एक्सिस पे आपको अल्फा दिखाया है और यहां पे रूट सी दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, इस तरह से ग्राफ आएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हाँ ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, इसे जनरल मत कर देना। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। हाँ, सारी चीजें जनरल इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये मत बना देना ग्राफ। आप चाहो तो यहां पे लिख लो ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। हाँ, अल्फा छोटा है तभी ये है, अल्फा स्मॉल के ही लिए है ये नहीं कि अल्फा 1 तक ले गए और फिर बोले सर वहां तो ये टच कर जाना चाहिए, 1 की वैल्यू कब आएगी, वहां पे ये वैलिड ही नहीं होगा। तो ये ओनली वैलिड फॉर स्मॉल अल्फा, ध्यान रखना, ठीक। अच्छा, अब वो बात जो मैं आपसे बार बार कहता आया था कि वो जो ट्रिक है कि कब हमें अल्फा को नेग्लेक्ट करना है और कब नहीं करना है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको लिख लीजिए, ट्रिक व्हेन टू नेग्लेक्ट अल्फा। बिल्कुल जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे न्यूमेरिकल इसी से आराम से हो जाएंगे। अगर आपको ये पकड़ में नहीं आया तो बहुत टाइम लगेगा, क्वाड्रेटिक हर जगह बन रही होगी। बिल्कुल, तो बेसिकली इसका काम क्या है, ये आपका टाइम बचाएगा जब आप न्यूमेरिकल कर रहे होंगे, ठीक। तो एक छोटी सी ट्रिक बनाई हुई है, देख लेते हैं उसे। अब बेटा हमें पता है कि हमारे पास के इक्वलेंट जो है वो सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा आता है, ठीक है। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चलें तो एनसीईआरटी कहती है कि इफ अल्फा इज लेस देन 8%, इफ अल्फा इज लेस देन 8%, ठीक है, या आप कह सकते हो अल्फा लेस देन 0.08। 8% का मतलब ये हो गया 8/100 फ्रैक्शन में, ओके। तो हम वी कैन राइट 1 माइनस अल्फा एज 1, बस इतनी सी कहानी है, ठीक है। तो 1 माइनस अल्फा को 1 कब रखेंगे, जब अल्फा की वैल्यू 8% से कम हो, या अल्फा की वैल्यू 0.08 फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 0.08 से कम हो, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, हमारे पास के इक्वलेंट बाय सी की वैल्यू अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा है, ठीक है, ओके। अब मैंने आपसे कहा सपोज अल्फा इज लेस देन 8% और इक्वल टू, ये मैं इनइक्वलिटी दिखा दे रहा हूं यहां पे, ठीक है, इक्वलिटी भी आ गई। हाँ, तो 8% वाले को लेके मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। क्या कैलकुलेट कर रहा हूं देखिएगा, हाँ एक मिनट, यहां पर ये जो 1 माइनस अल्फा है ना, इसको 1 रख दो, ओके। तो मैंने आपसे कहा के इक्वलेंट बाय सी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, ये लिख दूंगा। और अल्फा मैंने क्या ले लिया, अल्फा इज इक्वल टू 0.08, ऐसा मैंने अभी अभी आपसे कहा था, ठीक है। चलिए, तो के इक्वलेंट बाय सी की वैल्यू कितनी आ गई, 0.08 का होल स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हैं 64 इंटू 10⁻⁻⁴। अब याद रखना, जब आपका के इक्वलेंट बाय सी 64 इंटू 10⁻⁻⁴ से छोटा है, या इक्वल भी कर सकते हो आप, 8% या 8% से छोटा, ठीक है, तो आप
1 माइनस एल्फा को 1 रख देना, अदरवाइज नहीं। ठीक है, बस ये ट्रिक है। अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, के इक्विवेलेंट आपको दिया होगा सी, आप अल्फा नहीं पता ना, अगर अल्फा दिया हुआ है तब तो आप सीधे ही बता सकते हैं, लेकिन अगर अल्फा आपको कैलकुलेट करना, अब आपको कैसे पता कि पहले से कि वो 8 आएगा या 10 आएगा या 12 आएगा, कितने परसेंट आएगा, आपको तो नहीं पता। तो आप क्या करेंगे, आप के इक्विवेलेंट बाय सी देख लेंगे। अगर के इक्विवेलेंट बाय सी की वैल्यू 64 इंटू 10 टू द पावर -4 से कम आई तो आप नेग्लेक्ट कर देंगे, अदरवाइज सॉल्व इट बाय क्वाड्रेटिक। मैं दोनों ही दिखाऊंगा आपको, दोनों ही कोई कंडीशंस में दिखा दूंगा। यस, अदरवाइज सॉल्व इट बाय क्वाड्रेटिक। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। कोई डाउट है तो पूछिए। तो आपको जो एग्जांपल दिया हुआ है उसमें कहा गया है कि फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ 0.1 मोलर CH3COS सॉल्यूशन। अब इसका मतलब समझिए, आपको बेटा CH3COOH दिया गया और ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये आपका ब्रेक हो जाएगा CH3COO माइनस और साथ में H प्लस। ठीक है, वाटर हमें पता है, वाटर का कोई कहानी होनी नहीं है, वाटर ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ना। तो अब हम बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम के टाइम पर सिचुएशन क्या होगी। डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप t इज इक्वल टू 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैं लिख रहा हूं इक्विलिब्रियम में C1 माइनस एल्फा ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे C अल्फा आएगा, यहाँ पे भी C अल्फा आएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि H प्लस का कंसेंट्रेशन C अल्फा है, CH3CO माइनस का कंसेंट्रेशन C अल्फा है, और CH3COOH का कंसेंट्रेशन C1 माइनस एल्फा है। अब हमें चेक क्या करना है बेटा, सबसे पहले हमें चेक करना है कि भाई अल्फा नेग्लेक्ट होगा या नहीं होगा। तो हम K बाय C की वैल्यू को चेक करते हैं। ठीक है, यहां पर K क्या दिया हुआ है, K, तो हम K लिख लेंगे जो भी आपको इक्वेशन में दिया हुआ है, तो KA बाय C। फाइन, KA कितना आया, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। C कितना है, 0.1 मोलर, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 1.8 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये लेस है 64 इंटू 10 टू द पावर -4 से। इसका मतलब अल्फा या 1 माइनस अल्फा कैन बी रिटन एज 1। बात समझ में आ गई, बस ये चेक करना है। और अब देखिए कितना आसान हो गया, आपने कहा सर सीधे सीधे आ गया अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के इक्वलेंट बाय सी, यही था। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू अंडर रूट के इक्वलेंट बाय सी आप निकाल चुके हो। हाँ, के ए बाय सी वही है, के ए बाय सी, तो ये कितना गया 1.8 इंटू 10 टू द पावर -4। चेक कर लेना, आंसर भी आ जाएगा वही आपका। तो ये आपका 10 टू द पावर -2, 1.8 का अंडर रूट 1.8, 13 और 14 के बीच में 1.34 ले रहा हूं। 1.34 इंटू 10 टू द पावर -2, ये मेरे अल्फा की वैल्यू आ गई। क्लियर है, बिल्कुल। तो अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो ये 1.34% है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्रैक्शन को। ओके, दूसरा आपसे पूछा था H प्लस। H प्लस है बेटा C अल्फा, C कितना है 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.3 इंटू 10 टू द पावर -2, तो ये आपका आ गया 1.34, ओके 34 है, 1.34 इंटू 10 टू द पावर -3। ये आपका कंसेंट्रेशन आ गया, मोलर लिख लीजिए, ये आपका कंसेंट्रेशन आ गया H प्लस का। नेक्स्ट एग्जांपल में बेटा फाइंड concentration of OH minus and degree of ionization of ammonia in 0.04 m ammonia solution, right? K भी given है 1.8 into 10 to the power -5। अब यहाँ पे
अगर आप इसकी इक्वेशन देखेंगे तो मैंने आपसे कहा था कि कभी भी आपको NH3 दिखा हो तो आप NH3 में वाटर को मिक्स कर दीजिए। NH3 प्लस H2O गिव्स यू, ये आपको देगा NH4 प्लस OH माइनस। याद आया? और इसके लिए आपको Kb जो दिया हुआ है वो ऊपर 1.8 इंटू 10⁻⁻5 दिया हुआ है। तो हमें जो अल्फा को चेक करना है, सबसे पहले हम चेक करेंगे Kb/c की वैल्यू। तभी हम बता पाएंगे हम अल्फा को नेग्लेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक, तो Kb/c जब आपने लिखा तो आपने कहा सर ये 1.8 इंटू 10⁻⁻5, ओके जस्ट अ मोमेंट, 1.8 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय आपको कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.04। तो इसको आप देखेंगे ये आपका आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻4। क्या ये आ रहा है? चेक करो जरा। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट पावर पे देख लेना बस, -3 आ रहा है क्या आ रहा है। चलो यहां से देख लेते हैं। 4 से ये आपका हो गया -3। हाँ यही आना चाहिए, चेक कीजिए। 4.5 इंटू 10⁻⁻4 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या था? 64 इंटू 10⁻⁻4, इससे तो छोटा ही है। ओके, तो अल्फा नेग्लेक्ट हो जाएगा। अल्फा नेग्लेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया? आप सीधे सीधे लिख देंगे C⁴ इज इक्वल टू Kb। हाँ मैं वो भी आपको दिखा दूं, चिंता मत कीजिए। यहां पे आपने लिखा C1 - अल्फा, ठीक है, और ये आपका या C⁴, ये आपका या C⁴। तो जब आप चेक करेंगे तो Kb की वैल्यू C² अल्फा² डिवाइडेड बाय C1 - अल्फा ऐसे आएगा। बहुत अच्छे, C से C कट गया, वही तो आया C⁴² बाय 1 - अल्फा। तो कभी भी आपके पास बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट है तो कुछ सोचना ही नहीं आपको। यस, अब आपको अल्फा कैलकुलेट करना था, अल्फा कैलकुलेट कर लीजिए, √Kb/c आ जाएगा। √Kb/c, Kb/c की वैल्यू आप ऊपर निकाल चुके हैं, 4.5 इंटू 10⁻⁻4। इसका आपने अंडर रूट ले लिया, ये सॉल्व करके आपका 10⁻⁻2 तो सीधे आ रहा है 4.5 का रूट। अब बेटा 2.1 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो 2.1 का 4.41, उससे थोड़ा सा ज्यादा है, मैं इसको 2.12 लिख दे रहा हूं, चेक कर लीजिएगा, अप्रोक्सीमेटली इतना ही आना चाहिए। तो ये आपकी आ गई अल्फा की वैल्यू, और आप चेक कर सकते हैं अल्फा आपका 2.12% है, 8 से कम है। अब बात आई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये कितना था? C⁴। C की वैल्यू कितनी थी? 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 2.12 इंटू 10⁻⁻2। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.48, 4 ले लेते ना इसको, इंटू 10⁻⁻4m, ये आ जाएगा।